वेलकम अगेन बच्चों। और आज की वीडियो में करेंगे ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस। इससे पहले चैप्टर कंप्लीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 पार्ट में हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चारों जो वीडियोस हैं उनके लिंक मिलेंगे, वहाँ पर विजिट कीजिए और चारों जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। अगर आप एक बार वीडियोस देख लेते हो, समझ लेते हो, तो कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, ब्लू बॉक्स हो, एक्सरसाइज हो, कोई भी क्वेश्चन आपको जो है प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली जो है उनको सॉल्व कर सकते हो। अब हम करेंगे ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 4 पर दिए गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? अब आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा है। पदार्थ क्या होते हैं? जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर देखना है कौन सी वस्तु स्थान घेरती है, किसका अपना द्रव्यमान है, उन्हीं को आपने पदार्थ जो है उसकी कैटेगरी में रख देना है। कुर्सी है, कुर्सी भी क्या है? पदार्थ है। वायु भी पदार्थ है। स्नेह, स्नेह यानी प्यार, प्यार जो है वो केवल एक भावना है, फीलिंग है। गंध भी पदार्थ नहीं होगा, घृणा भी पदार्थ नहीं है। बादाम, बादाम एक पदार्थ है। विचार नहीं है। शीत, ये भी जो है क्या है? एक जो है फीलिंग ही है। शीतल पेय ये पदार्थ है। इत्र की सुगंध, सुगंध भी पदार्थ नहीं है। तो यहाँ से आप इजीली समझ गए हो कि क्या चीज़ पदार्थ है और क्या चीज़ पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण आपको बताने हैं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये हम क्वेश्चन जो है ऑलरेडी चैप्टर जब हमने किया तो उस समय भी हमने इसको डिस्कस किया था। हमने जो है इसमें पढ़ा था कि जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है बच्चों, कणों की जो गतिज ऊर्जा है यानी उनके अंदर जो गति करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए जो गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण इसकी गंध जो है वो कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने में ऐसा नहीं होता। ठंडा खाना है, कणों की गतिज ऊर्जा कम है, तापमान कम है, इसलिए जो कण है वो दूर तक गति नहीं करते, इसलिए गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। प्रश्न 3 क्या है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इससे जो स्विमिंग पूल में है गोताखोर यानी हम जो पानी को पीछे हटा पाते हैं तैरते हुए, तो ऐसा वो उसमें किस गुण के कारण होता है? इससे प्रकट होता है कि पदार्थ जो है वो सतत नहीं है, यानी उसके जो कण हैं वो एक जगह पर बिल्कुल फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यानी जो पदार्थ है वो कणों से बना हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे कण हैं और उन कणों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। हमने जब द्रव के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो द्रव है उसके कणों के बीच में इस तरह खाली स्थान होता है, जिसके कारण जो गोताखोर है वो पानी काट पाता है। नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं, उनके कणों के बीच में खाली स्थान होता है, वो लगातार गति करते रहते हैं, और जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो तापमान बढ़ने से बढ़ती है। साथ ही साथ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो कण है किसी भी पदार्थ के वो एक दूसरे से बंध कर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बी। इसका पार्ट क्या है? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 6 पर दिए गए प्रश्न, ये हम देखेंगे। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, घनत्व क्या है? द्रव्यमान बटे में आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है अब आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, द्रव्यमान भी देखना है, उसका आयतन भी देखना है। आप देख पा रहे हो कि जो आयतन है वो घनत्व के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी अगर आयतन बढ़ता है तो घनत्व घट जाएगा, अगर आयतन कम होता है तो घनत्व बढ़ जाएगा। यहाँ पर बढ़ता हुआ जो घनत्व है, यानी बढ़ता हुआ घनत्व मतलब कम होता हुआ उसका आयतन।
आयतन कम कैसे होगा? आयतन सबसे ज्यादा किसका होगा? किसके कण ज्यादा फैलते हैं? कण फैलते हैं वायु के ज्यादा, यानी वायु का आयतन ज्यादा होगा तो उसका घनत्व कम होगा, ठीक है। और लोहे के कण बहुत पास पास होते हैं, फैलते नहीं हैं, यानी लोहा है या ठोस है, हम कह सकते हैं ठोस, तो ठोस का जो आयतन है वो कम हो जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। सो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो आयतन होगा वो किसका है? वो वायु का है, तो घनत्व सबसे कम किसका होगा? वायु का होगा। उसके बाद होगा चिमनी का धुआं, धुएं के जो कण हैं उसके जो है कारण उसका आयतन वो कुछ घट जाता है। नेक्स्ट फिर हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं रुई, उसके बाद द्रव के पे आएंगे हम पानी, फिर शहद, शहद जो है वो गाढ़ा होता है पानी से, फिर चौक है और लास्ट में क्या है? लोहा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। प्रश्न 2 क्या है? पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पदार्थ के जो है गुण क्या है हमारे पास? यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस, 3 हमारे पास हमने पदार्थ पढ़े हैं। सो यहाँ पर उनके गुणों में जो है हमें अंतर करना है। दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है आपको। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इन सब के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। गुण है ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहला हमने क्या लिया? समूहन अवस्था, यानी ठोस के अंदर जो अवस्था है वो क्या है कणों की? वो अत्यधिक सघन होते हैं, यानी जो ठोस के कण हैं वो कैसे होंगे? वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान नगण्य है, यानी न के बराबर है। द्रव के अंदर जो कण हैं वो ठोस की अपेक्षा कम सघन होते हैं, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम बंधे हुए पास पास नहीं होते। कणों के बीच में पर्याप्त दूरी होती है, किसमें? गैस में दूर दूर होते हैं, फैले हुए होते हैं। सेकंड, आकृति। ठोस की आकृति सबको पता है निश्चित आकृति होती है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, गैसों की आकृति भी निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट, आयतन। ठोस का निश्चित आयतन होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर संपीड्यता, यानी जब हम उनको दबाते हैं तो उनके कण जो हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिससे उनका आयतन बदल जाता है। नेक्स्ट, हम घनत्व की बात करें तो ठोस का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होगा। अभी हमने किया जैसे लोहे का घनत्व वो सबसे अधिक हो गया, ठीक है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होगा, तो द्रव का घनत्व ठोस से कम होगा लेकिन गैस से अधिक होता है, लेकिन गैसों का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट, अभी इसमें और भी डिफरेंस है हमारे पास। नेक्स्ट है विसरण, ठीक है। ठोस में विसरण नहीं होता। विसरण क्या होता है? फैलने की जो क्षमता होती है। द्रव में विसरण धीरे धीरे होता है, यानी धीरे धीरे फैलते रहते हैं। गैसें जो हैं वो तेजी से विसरण करती हैं। नेक्स्ट, दृढ़ता। आपको भी अच्छे से पता है कि जो ठोस होते हैं वो बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। तरल होते हैं द्रव, और गैसें भी तरल में ही काउंट होती हैं, तरल होती हैं, बह सकती हैं। नेक्स्ट, संपीड्यता, यानी दबाने से क्या इफेक्ट होगा? जो ठोस हैं उनमें संपीड्यता नगण्य होती है, ना के बराबर। तरल में भी बहुत कम होती है, लेकिन गैसों को बहुत अधिक जो है दबाया जा सकता है। नेक्स्ट, आकर्षण बल। ठोस में सबसे ज़्यादा है, तरल में यानी जो द्रव हैं उनमें ठोस से कम है, और जो गैसें हैं उनमें आकर्षण बल नगण्य यानी ना के बराबर है। नेक्स्ट, अणुओं की गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो ठोस में गतिज ऊर्जा बहुत ही कम है, वो अपनी ही जगह पर जो है दोलन करते रहते हैं। नेक्स्ट, जो तरल हैं उनमें ठोस से अधिक होगी, और जो गैसें हैं उनमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट, जो हमने टिप्पणी करनी है, पहला पॉइंट हमारा क्या था? दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब क्या है? दृढ़ का मतलब है ना झुकने वाला, यानी अनम्य। ठोस जो है वो दृढ़ होते हैं, क्योंकि बाहरी बल से उनकी आकृति जो है वो बदलना कठिन है, ठीक है। यानी बाहरी बल से उनको लगाकर, या आपके पास अगर पेन है या कोई बुक है या कोई भी ठोस पदार्थ है, लोहे की कोई कील है, तो आप बाहरी बल लगाकर उसकी आकृति नहीं बदल सकते, यानी वो एकदम ना झुकने वाला है, दृढ़ है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट, हम बात करें संपीड्यता। अब ठोसों की संपीड्यता क्या होती है? कम होती है, यानी उनकी दबने की क्षमता।
और जो द्रव है उसमें अधिक संपीड़न नहीं किया जा सकता, उसमें भी ज़्यादा संपीड़िता हम नहीं कर सकते। ये हम ऑलरेडी सारी चीज़ें जब हमने चैप्टर किया है बहुत अच्छी प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, गैस को जो है आसानी से संपीड़न किया जा सकता है, उसमें संपीड़ितता की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। हमने एलपीजी का एग्जाम्पल लिया था, सीएनजी का एग्जाम्पल था, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। नेक्स्ट, तरलता। तरल का मतलब क्या होता है? बहने का गुण या प्रवृत्ति। इसे रखने के लिए क्या होती है? बर्तन की आवश्यकता होती है। और जो द्रव और गैस दोनों ही तरल हैं, यानी दोनों में ही एक तरह से बहने की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट, बर्तन में गैस का भरना। गैसें जो है वो बर्तन को पूर्णतः भर देती हैं। आकार की बात करोगे तो आकार में क्या है? ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि द्रव और जो गैस हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे बर्तन में उनको डाला जाए वो उसी प्रकार का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा। ठोस के जो कण हैं उनमें कम होती है, द्रव के अणुओं में ठोस से अधिक होती है, लेकिन गैस में अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, घनत्व। ठोस का घनत्व अधिक होता है, ये अभी हमने किए हैं सारे पॉइंट्स। द्रव का घनत्व ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है, और गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट, प्रश्न 3, कारण बताइए। गैस जो है वो पूरी तरह उस बर्तन को भर देती हैं जिसमें इसे रखते हैं। कैसे? क्योंकि गैस जो है बच्चों उसका ना तो कोई निश्चित आकार है ना ही कोई निश्चित आयतन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब गैस के कण वो अनिश्चित तरीके से इधर से उधर गति करते रहते हैं। जिस भी बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार आयतन गैस अपना ले लेती हैं। नेक्स्ट, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्यों? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो गैस के अणु हैं वो फ्री होते हैं, टेढ़े इधर उधर गति करते रहते हैं और वे आपस में और बर्तन की दीवारों पर जो है टकराते रहते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवारों पर गैस के अणुओं के टकराने से एक बल लगता है और जो गैस के दबाव का कारण होता है। यही कारण है कि जब आप बैलून के अंदर हम जो है बैलून है उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो फूल जाता है, क्योंकि जो बैलून है उसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर बल लगता है जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं। और यही दिखाता है, बैलून का फूलना एक तरह से प्रूफ है कि जो गैस के अणु हैं वो दीवारों पर दबाव डालते हैं, एक बल लगाते हैं। नेक्स्ट, सी, लकड़ी की मेज़ है वो ठोस कहलाती है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की मेज़ का निश्चित आकार है, उसका आयतन है, उसकी सीमाएं हैं, वो दृढ़ है, इसलिए वो क्या है? वो ठोस है। नेक्स्ट, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? तो जो भी ये क्वेश्चंस हैं वो सभी पदार्थ के गुणों के चारों तरफ ही घूम रहे होते हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन समझना है, वहीं से पिक करना है आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं, क्यों चलाएंगे? क्योंकि हवा के जो कण हैं वो फैल सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, एक दूसरे से बंधे नहीं होते, तो यहाँ से आपको आकर्षण बल का पॉइंट उठाना है। सो गैस के अणुओं के बीच में क्या है कि पर्याप्त खाली स्थान होता है, उनमें आकर्षण बल कम होता है, खाली स्थान ज़्यादा है इसलिए आकर्षण बल भी कम है। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता, इसलिए हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में नहीं चला सकते। प्रश्न 4 क्या है? सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। ठीक है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो कि ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ये हमने अभी भी ऊपर भी पढ़ा है कि ठोस का जो पदार्थों की अपेक्षा जो द्रव हैं उनका घनत्व क्या हुआ? कम हुआ। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में जरूर तैरते देखा होगा, यानी ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो तैरना नहीं चाहिए था पानी के ऊपर, वो नीचे डूब जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली क्या है यहाँ पर समझिए कि द्रव जो है वो द्रव यानी पानी का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? H2O। ठीक है, अब जो पानी है वो किस किस में इसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये आबंध बनाते हैं हाइड्रोजन आबंध। क्या बोलेंगे उसको हम? हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं।
लेकिन जब ये आबंद बनते हैं तो जो बर्फ़ की रचना होती है वो पिंजरे जैसी हो जाती है, कुछ इस तरह की, ठीक है ना, पिंजरे जैसी हो जाती है, जिसके कारण इसके बीच में खाली स्थान हो जाता है। और जो बर्फ़ में जो पानी के अणु होते हैं, आपने देखा होगा बर्फ़ अंदर से इतनी ठोस नहीं होती है जैसे लोहा हो गया, ठीक है, वो अंदर से खोखली होती है। वो खोखली क्यों है कि जब ये पानी के कण आपस में हाइड्रोजन आबंध बनाएंगे तो उसके कारण इनके बीच में इस तरह से खाली स्थान रह जाता है, ठीक है। और इस खाली स्थान के कारण क्या हुआ, ये सघन नहीं होता, खाली स्थान होता है, जिसके कारण बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। हमने पढ़ा था घनत्व क्या है, घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटे में आयतन। अब जब आयतन इसका यानी बीच में खाली स्थान हो गया तो आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ गया तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो घनत्व कम हो गया, ठीक है ना। अब घनत्व कम हो गया जिसके कारण बर्फ जो है वो पानी पे क्या होगी, वो पानी पे तैरती है। इसको कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन आबंध कैसे बनेंगे। देखिए ये पानी का एक अणु है H2O, ये पानी का दूसरा अणु है। अब जो ये वाली हाइड्रोजन है इसने इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, हाइड्रोजन आबंध। तो आप यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है, ये आबंध जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये हाइड्रोजन आबंध के लिए है। इसी तरह आप ये देखिए एक अणु, 2, 3 और 4, ठीक है ना, ये 4 अणु आपस में मिल गए और ये बीच में खाली स्थान रह गया। खाली स्थान रहने के कारण आयतन बढ़ गया और जो घनत्व है वो कम हो गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। इसीलिए घनत्व कम हो जाता है जिसके कारण ये तैरती है। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 पर दिए गए प्रश्न। प्रश्न एक क्या है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। काफ़ी इजी है। 300 केल्विन आपको दे दिया गया है। अब केल्विन से आपको जाना है सी पर, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये ट्रिक थोड़ा सा बताया था, कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए है, वैसे सभी कर सकते हो आप लोग। तो इसमें देखिए केल्विन से सी पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे, क्या कुछ माइनस करना होता है, 273 माइनस कर दो। तो 300 में से 273 माइनस कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। सेम आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न 2 में क्या है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठीक है ना। भौतिक अवस्था यानी वो उसकी जो है उस टेम्परेचर पर उसकी क्या कंडीशन होगी, ये हम कह सकते हैं। अच्छा यहाँ से देखिए, अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे आप प्लस कर दोगे 273। इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे आप सोचिए कि पानी किस कंडीशन में होगा, वेरी गुड, द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। सेकंड 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है किस अवस्था में होगा, इसमें लिखा हुआ है गैसीय अवस्था, लेकिन गैसीय अवस्था के साथ साथ वो द्रव अवस्था में भी होगा यहाँ पर, ठीक है। गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था दोनों अवस्थाओं में पानी यहाँ पर होगा, क्योंकि 100 पे पानी उबलने लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एकदम से भाप बन के उड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में भी और द्रव अवस्था में भी। नेक्स्ट प्रश्न 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ये हमने किया था कि कोई भी पदार्थ जब अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो उसको कुछ गुप्त ऊष्मा चाहिए आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए। सो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव या द्रव से गैस के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि जो लगाई गई ऊष्मा है वो क्या करेगी, वो ऊष्मा पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। उसके बीच में जो आकर्षण बल हैं उनको तोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है, जिसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव को वाष्प में बदलने के लिए अणुओं के बीच आकर्षण बल के विपरीत कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न 4, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गैसों को ठंडा करके या संपीड़ित करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। वायुमंडलीय गैसों को का जो तापमान कम करके, ठीक है, मेन पॉइंट है कि एक तो या तो उसका तापमान कम कर दें या उसका दबाव बढ़ा दें, ठीक है, या ठंडा या संपीड़ित दोनों से जो है उसको द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। सिंपल सी बात है
कि गैसों को द्रव में बदलना है तो या तो तापमान को बहुत ज़्यादा कम कर दें या उसका जो दाब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। हमें आकर्षण बलों को यानी उनके बीच में जो रिक्त स्थान है उनको कम करना है और उसके लिए हमारे पास ये 2 तरीके हैं। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 11 पर दिए गए प्रश्न हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो देखिए, गर्म शुष्क दिन में हवा में आर्द्रता अर्थात जल वाष्प की मात्रा कम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर्द्रता जितनी कम होगी वाष्पन दर उतनी ही अधिक होगी। ये हम वाष्पीकरण का जो हमने लास्ट वीडियो की है उसमें कंप्लीट कंसेप्ट आपको गिवन है, वो समझ लीजिए। सारे के सारे जितने क्वेश्चन है ना ये सारे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर आर्द्रता जितनी कम होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। अब वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा उसमें क्या होगा, साथ ही जितना तापमान अधिक होगा उतनी ही वाष्पन दर फिर अधिक होगी। चूंकि गर्म शुष्क दिन में वाष्पन दर अधिक होती है इसलिए कूलर भी अधिक ठंडा करता है। नेक्स्ट, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है? सबको पता है गर्मियों में घड़े का जल जो है वो ठंडा रहता है, तो उसके भी कारण क्या है, वाष्पीकरण। पानी जो हम घड़े में रखते हैं और जो घड़ा है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके जो रंध्र हैं छिद्र हैं उनसे लगातार पानी जो है रिस रिस कर बाहर की तरफ आता रहता है और वहाँ से फिर क्या होता है, वहाँ से होता है वाष्पीकरण। ठीक है, अब जो वाष्पीकरण हुआ, अब जो वाष्पीकरण के जो कण हैं जो वाष्प बन के उड़ रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एनर्जी, ऊर्जा। वो ऊर्जा वो कहाँ से लेंगे, वो ऊर्जा लेंगे अपने सराउंडिंग से। ठीक है, और सराउंडिंग से और साथ साथ जो और पानी के कण उससे अटैच हैं, ठीक है, उनसे वो ऊर्जा खींचेगा क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जो सतह पे कण है वो पहले वाष्पित होंगे और वही एनर्जी लेंगे दूसरे कणों से अपने आप को वाष्प बन के उड़ाने के लिए। इसलिए उनका तापमान क्या हो जाएगा, दूसरे कणों का वो कम हो जाएगा, सराउंडिंग का तापमान भी कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा जो ऑलरेडी घड़े के अंदर है। अतः गर्मियों में इसीलिए जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न 3, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली होती है ठंडी क्यों? तो एसीटोन का पता है आपको, या पेट्रोल या जो है आप हाथ पर डाल कर देखिए, जो परफ्यूम हम लगाते हैं वो हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ हैं जिनका जो क्वथनांक है यानी बहुत ही कम तापमान पर ये भाप बन के उड़ना शुरू कर देते हैं और उड़ने के लिए इनको क्या चाहिए, फिर से इनको जो कण है उनको ऊर्जा चाहिए और वो कहाँ से लेंगे, आसपास से लेंगे। सो ये क्या होते हैं कि ये हथेली से ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं और वाष्प बन जाते हैं जिससे हमें शीतलता का अनुभव होता है। नेक्स्ट, प्रश्न 4 है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? सो कप की अपेक्षा प्लेट में क्या होता है कि गर्म दूध या चाय का उसका जो सतही क्षेत्रफल है वो अधिक होता है। देखिए, कप का क्षेत्रफल कम होगा लेकिन जो प्लेट होगी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा कि जो चाय या दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन कप में जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसलिए प्लेट में शीतलता जल्दी होगी, वाष्पीकरण यहाँ से जल्दी हो जाएगा और इसीलिए हम जो है प्लेट से गर्म जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी पी लेते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न 5 है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सबको पता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि जो सूती कपड़ा है वो पानी का अच्छा अवशोषक है, वो ज़्यादा पानी को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्मियों में हमें क्या होता है, पसीना ज़्यादा आता है, जिसके कारण ये पसीने को सोख लेता है और वाष्पन के लिए वायुमंडल में भी छोड़ देता है। अब होता क्या है कि जो पसीना है वो वायुमंडल के संपर्क में आता है, वहाँ से क्या होगा, तापमान ज़्यादा है, गर्मी है, उससे क्या होगा, वाष्पन की दर जो है वो बढ़ जाती है। अब वाष्पन के जो कण हैं वो उनको क्या चाहिए, फिर से ऊर्जा चाहिए, सराउंडिंग से लेंगे और हमारी बॉडी से, जिससे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कम होने लगता है और हमें ठंडक का अनुभव होता है। वाष्पन के परिणाम स्वरूप जो है हमेशा शीतलता होती है और हमारा शरीर ठंड महसूस करता है, इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए।
सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चन ज़्यादा थे और मैंने आपको साथ साथ कंसेप्ट भी आपको दिया है, कंसेप्ट भी बताया है। बेशक हम पहले कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट डजेंट मैटर। आप जो है इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन फिर किसी भी फॉर्म में आ जाए आप उसका आंसर लिख सकते हो। आप कंसेप्ट को समझिए, पॉइंट्स को लर्न कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ।